वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है एलिजाबेथ एंड प्रोज। इस लेक्चर में हम जानेंगे एलिजाबेथन प्रोज के बारे में, और एलिजाबेथन प्रोज के माने जो मेन राइटर थे, जैसे कि जॉन लिली, सर फिलिप सिडनी और सर फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। Elizabethan prose. The prose of Elizabethan period is not so brilliant as its poetry or drama. एलिजाबेथन के समय जो प्रोज थी, जो प्रोज मीन्स गद्य जो थी, वो इतनी ब्रिलियंट, इतनी शानदार नहीं थी जितनी की पोइट्री और ड्रामा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथन के टाइम पे पोइट्री और ड्रामा ज्यादा ब्रिलियंट थी बजाय प्रोज की। In thought, diction, and style, it is nearer to modern prose than to the older prose. Say, the prose of Mallory Motley Arthur. Thought, विचार, हम विचार में कह सकते हैं, डिक्शन हम शब्द भंडार में कह सकते हैं, शब्दों में कह सकते हैं, एंड स्टाइल शैली। इट इज, अगर हम विचारों की बात करें, शब्दों की डिक्शन की बात करें, या किसी भी शैली की बात करें, तो ये आधुनिक प्रोज के निकट थी बजाय ओल्ड प्रोज की। यानी जो पुरानी गद्य जो लिखी गई थी एलिजाबेथ के टाइम से पहले, जैसे कि मेलोरी की मॉर्टली आर्थर, उसकी तरह ये प्रोज नहीं होती थी, बल्कि आधुनिक प्रोज की तरह ये कहीं होती थी। बट स्टिल इट इज नॉट मॉडर्न प्रोज। लेकिन हम इसको अभी भी मॉडर्न प्रोज नहीं कह सकते, कि माना कि मॉडर्न प्रोज के आसपास थी, नजदीक थी, लेकिन हम इसको मॉडर्न प्रोज नहीं कह सकते थे। पोइट्री एंड रोमांस पर हैवी इन द, क्योंकि उस वक्त एलिजाबेथन के टाइम पे काव्य और जो रोमांस होता था, रोमांच होते थे, वो ईयर में थे। यानी उस वक्त अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग पोइट्री और रोमांस को ही लिखना पसंद करते थे। एंड क्लंग्स टू इट्स प्रोज। हालांकि इसमें प्रोज को भी कभी भी शामिल किया गया है, लेकिन प्रोज और इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी की पोइट्री एंड रोमांस थी वहां पर। Thus, much of the Elizabethan prose is poetic and, except in a few cases, colored with romantic conceit. फिर भी ज्यादातर जो एलिजाबेथन प्रोज थी वो पोइटिक के रूप में हुआ करती थी। हालांकि कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे हम देख सकते कि रोमांटिक कंसीट्स को प्रोज में शामिल किया गया था, उसको रंगा गया था। अगेन स्टिमुलेटेड एज इट वाज बाय फॉरेन मॉडल्स। फिर हम कहते हैं उन विदेशी मॉडल्स की बात हम करते हैं, नमूनों की बात करते हैं, जिसमें क्लासिकल है, इटालियन और फ्रेंच एंड स्पेनिश, मेड अवेलेबल थ्रू ट्रांसलेशन। अक्सर हमने क्लासिकल को, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश का हम ट्रांसलेशन वहां पे हमें देखने को मिलता था। लोगों ने अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन भी किया था प्रोज में। मच ऑफ दिस प्रोज इज रादर जुवेनियल, आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल। फिर भी हम कह सकते हैं कि वहां की जो गद्य वो जुवेनाइल, बनावटीपन यानी कृत्रिम, एंड कन्वेंशन और पारंपरिक हुआ करती थी। इट इज आल्सो ओनली फ्यू एक्सेप्शन वर्बोर्ड्स का मतलब होता है शब्द, शब्द भंडार। लेकिन कुछ ही ऐसे अपवाद हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं कि वहां ऐसे शब्द काफी इतने अच्छे अच्छे शब्द से, उन शब्दों से युक्त ये हुआ करती। यदि प्रोज थी वहां मौजूद, लेकिन जितना पोइट्री और रोमांस वहां पर हुआ करता था, उतना प्रोज वहां पर नहीं होता, उतना गद्य वहां पर पॉपुलर नहीं था, और ना ही गद्य उतनी अच्छी थी एलिजाबेथन के टाइम में। लिली, वहां के एक फेमस ये राइटर रहे, जॉन लिली। इट जॉन लिली इज बेटर नोन एज द originator ऑफ द यूफिस्टिक स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग। हम प्रोज राइटिंग की अगर बात करें तो वहां पर एक यूफिस्टिक स्टाइल होता था, एक यूफिस्टिक स्टाइल माना जाता था। यूफिस्टिक स्टाइल के ओरिजिनेटर के रूप में इनको जाना जाने लगा, उसके जन्मदाता मानी जाती यूफिस्टिक स्टाइल के, शैली के। ही रोट ए बुक, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी यूफिस्टिक 1579 में। इट इज ए रोमांस और रोमांटिक नॉवल। ये भी एक रोमांस है, रोमांटिक नॉवल कहा जा सकता है। इन द बोथ सेंस, विस्तृत रूप में,
Euphes, a rich and handsome Athman youth visits Nepal and they fall in love with Lucilla, the sweetheart of his friend Philistia। देखिए यहाँ पर जो यूफिस है वो एक यूफिस एक रिच, एक अमीर, एक हैंडसम व्यक्ति माना गया है, यूथ माना गया है, जिसने कि एक नेपाल को देखने की चाहत रखी थी और नेपाल में वो एक लुसील नाम की लड़की से प्यार करने लगा। और ये जो लुसीला थी वो अपनी जो उसी के एक दोस्त थे फिलेटस, उसकी वो प्रेमिका थी। उससे वो प्यार करने लगे। द फ्रेंड्स गर्ल, इसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया। बट लुसीला लीव्स यूफिस इन द फेवर ऑफ ए थर्ड, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति का पक्ष लेती यूफिस लुसीला ने इफिस को भी छोड़ दिया। एंड वेरी इंफीरियर ट्यूटर, हालांकि वो इतना इंफीरियर ट्यूटर था, यानी बहुत ही कह सकते इनके कहीं मुकाबले नहीं था। उसने एक इंफीरियर व्यक्ति के साथ उसने फेवर किया और वो उसके साथ उसको छोड़कर चली गई। द सेटर ऑन ह्यूमन इज ऑब्वियस, यहाँ पर ह्यूमन के प्रति व्यंग कसा गया है। फॉर द रेस्ट द बुक इज डायडेक्टिक कंटेनिंग एफोरिस्टिक रिफ्लेक्शन ऑन एजुकेशन एंड मॉरल। अगर हम इसके अलावा की बात करें तो पूरी जो किताब है वो समर्पित है एफोरिस्टिक रिफ्लेक्शन, जहाँ दिखाई देता है एजुकेशन और मॉरल, यानी शिक्षा और नैतिकता के ऊपर हमें एफोरिस्टिक स्टाइल का प्रभाव देखने को मिलता है, उससे युक्त है। द सेकेंड पार्ट इज डेडिकेटेड टू द लेडीज एंड जेंटल वीमेन ऑफ इंग्लैंड who are highly praised for their beauty and virtues by way of making amends for the attack on them in the first। जबकि जो दूसरा पार्ट है इस किताब का वो समर्पित है उन स्त्रियों, उन जेंटल वुमेन इंग्लैंड की जिनकी प्रशंसा की गई है उनकी सुंदरता के लिए और उनके गुणों के लिए। और इस तरीके से प्रशंसा की है कि पहले बुक में लेडीजों के ऊपर जो व्यंग कसा गया है उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, यानी वहां पर व्यंग भी इस तरीके से किया गया जहां कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाया जाए। जैसे कह सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते तो हम उसको कह सकते हैं आज बहुत स्मार्ट लगते हो। हम इसको बात करने का हमारा व्यंग करने का तरीका ऐसा होता है कि उसको कुछ समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो वहां पर जो फर्स्ट पार्ट में जिन लेडीजों को व्यंग कसा गया था कि किस तरीके से उनका व्यवहार होता था, कि जैसे कि बात की थी लुसीला के, इस टाइप से जो लोगों के ऊपर जो व्यंग कसा गया था, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में जो जेंटल लेडीजों की बात करते हैं इस तरीके से बात करते हैं कि ताकि फर्स्ट बुक में जो लेडीज कमेंट किया हो वहां पे सुधार लाया जाके, अमेंडमेंट लाए जाए। Philip Sidney, a quite another type of conceit was invented, said Philip Sidney in his article। इनकी बुक का नाम आर्केडिया। इस आर्केडिया में इन्होंने एक नई प्रकार की कंसीट का आविष्कार किया था सर फिलिप सिडनी ने, which was written about the same time as यूफिस was published। जिस ईयर में यूफिस पब्लिश हुई थी उसी ईयर में आर्केडिया भी इनकी बुक पब्लिश हुई थी। इट इज ए पेस्टोरल रोमांस, ये भी एक पेस्टोरल रोमांस है which is inspired by a Greek romance of Heliodorus of Side। तो साइरिया की हेलोडियस जो एक ग्रीक रोमांस से काफी ये प्रभावित है, पेस्टोरल रोमांस जो है ये। इट वाज रिटन एज ए पास टाइम टू एंटरटेन हिज सिस्टर। उन्होंने अपनी बहन के एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो मनोरंजन करना चाहती थी, एक पास टाइम के रूप में आर्किडिया को लिखा था। ए फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ किंग्स एंड कोर्टीज, प्रिंसेस एंड प्रिंसेस इन ए लैंड ऑफ एन्चांटिंग पेस्टल ब्यूटी, द ग्रीक आर्किडिया ए वेरी पैराडाइज ऑन। यानी एक ग्रीक आर्किडिया, यूनान का एक आर्किडिया, एक स्वर्ग की तरह माने जाने वाला स्थान है पृथ्वी पर। इसकी पेस्टल ब्यूटी से एन्चांटिंग, मोहित होकर, एक ऐसी भूमि है जहाँ पर पेस्टल मान होती है, जहाँ पे हम रूरल एरिया की जहाँ बात करें, ग्रामीण अंचल की जहाँ बात करते हैं, उसकी पेस्टल ब्यूटी से प्रभावित होकर उस जगह की, जैसे कि पृथ्वी पर एक स्वर्ग के रूप में माना जाता है भी ग्रीक में, वहां पर ये कहानी घटित होती है इसकी, जहाँ पे बहुत सारे राजा और कोटे दरबारी, राजे राजे और रानी या राजकुमार रानियों, जो उन सब की कहानियां इसमें बताई गई हैं। इन दिस यूटोपिया द हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव, इसमें प्यार की
उच्च आदर्श की बात भी कही गई है, फ्रेंडशिप दोस्ती की बात भी कही है, करेज साहस की बात भी कही है, एंड नाइटली कर्फ्यू रिबेल, और इसमें जो सरदार होते हैं उनके किस तरीके से इनका राजा रंगा तो जो भी कहानी होती है उन सब के बारे में बात की गई है। बट एज इन द केस ऑफ यूफिस, अगर यूफिस की केस की बात करें, इट इज द शैल, एक ऐसी शैली है विच असिस्ट आर वेल बी कॉल्ड आर्किडियनिस्ट, जिसे हम आर्किडियनिस्ट कहना ज्यादा पसंद करते हैं। इट इज हाईली पोइटिक, ये पूरी तरीके से काव्य है। इट्स पोइटिक क्वालिटी इज क्वेश्चनलेस एंड आर्किडियनिक इन्फ्लुएंस मोस्टली पोइट्स, द लव पोइट्स, सोनेटियर्स एंड मेटाफिजिकल। ज्यादातर जितने कवि जिन्हें हम लव पोइट्स के नाम से जाते हैं, सोनेटियर्स के नाम से आते हैं और मेटाफिजिकल के नाम से आते हैं, ये पूरी तरीके से आज उन सभी से प्रभावित आते हैं जो रोमांस है। एंड क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट अप किया जा सकता, यानी ऐसी पोइटिक क्वालिटी से ये बुक भरी हुई है। इट इज एज आर्टिफिशियल एज यूफिस दो इन लिटिल लेस। यह एक कृत्रिम जो यूसेज, जो एक ऐसा विचार इन लिटिल लेस टायरिंग, इसको जब आप पढ़ते हैं, जब हम रीडिंग कर लीजिए तो हम इतना टायरिंग महसूस नहीं करते। बहुत ही कम ऐसा होगा जहाँ आपको टायरिंग या थोड़ा सा बोरिंग नजर आएगा। पूरी तरीके से पोइटिक रोमांस है जो पेस्टोरल ब्यूटी से भरा हुआ है, वहाँ के राजा रानी इस टाइप की कहानियों से भरा हुआ है, इस टाइप की आर्किटेक्चर प्लेस से भरा हुआ है, जिसको की पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, ग्रीक ग्रीक लिटरेचर। नेक्स्ट आता है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, जिनको कि फादर ऑफ एसिस्ट कहा जाता है, निबंध का जन्मदाता माना जाता है। तो बेकन फर्स्ट एडिशन एसेज पब्लिश इन 1597 कंटेन्स 10 एसेज। सर फ्रांसिस बेकन का जो एक बुक है एसेज, जिसको कि 1597 में पब्लिश किया गया, कंटेन्स 10 एसेज, इसमें 10 निबंध हैं which were enlarged later to 50 essays। लेकिन जहाँ 10 निबंध थे पहले पब्लिकेशन में, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें जो है इसको बड़ा कर दिया गया, इसमें कम से कम 50 essays लिखे गए। Bacon calls these essay into the in the subtitle council civil and modern। बेकन ने इन एसेज को सबटाइटल का नाम भी दिया, जैसे काउंसिल और सिविल मॉडल के रूप में भी इनको कहा जाता है। दे आर फुल ऑफ दे आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ये पूरी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान से भरी हुई, डिजाइन टू हेल्प अस इन द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ लाइफ। जो इनको इस तरीके से डिजाइन किया क्योंकि ये हमारी जिंदगी के जो सफलदायक जो व्यवहार होते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं, किस तरीके से हम अपने व्यवहार को सफल बना सकते हैं। इट इज फ्रेंकली वर्ल्डली विजडम, इन्हें सांसारिक विजडम बुद्धि भी कहा जाता है, विदाउट एनी प्रिटेंस ऑफ आइडियल। इसमें कहीं ना कहीं हम किसी प्रकार बिना किसी आदर्शवाद के, लेकिन हम जब वर्ल्डली विजडम भी कह सकते हैं। Indeed, the advice at places is plainly मैकुलियन, इसमें जितनी भी जगह जगह जो एडवाइस दी गई है वो कहीं मैकुलियन के ऊपर नजर आती है। द फॉल्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके जितने भी कैरेक्टर्स की फॉल्ट्स मानी गलतियां हैं। हाउएवर शुड नॉट ब्लाइंड अस टू हिज मेरिट्स एज ए राइटर, वो कभी हमें ब्लाइंड भी नहीं, हमें अंधा भी नहीं बनाती कि हम उसके गुणों को ना देख पाए एक लेखक के रूप में। ही वॉज ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट विद ए साउंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, वे एक व्यवहारिक प्रकृति के एक के ज्ञान का, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट, एक ऐसे मनोविज्ञान, एक ऐसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें ह्यूमन नेचर का पूरी तरीके से ज्ञान है, विच कैन बी सीन एवरीवेयर इन हिज एसे, और पूरे एसेज में ये ज्ञान हमेशा नजर आता है हर जगह। बट इट इज देयर स्टाइल, लेकिन ये उनका स्टाइल है इवन मोर देन देयर मैटर, बल्कि मैटर से भी हम कह सकते हैं ये उनका स्टाइल का भाव है, विच मेक्स दीज एसेज सो मेमोरेबल, कि उनको ये स्टाइल ही उनके एसेज को क्या बना दे, स्मरणीय मेमोरेबल बना देता है, यादगार बना देता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सेइंग्स और मैप्स है, अक्सर इनकी जो हमें एसेज हैं, इससे इसकी जो लाइंस हैं वो छोटे छोटे सेइंग्स या मैक्सिमम कहावतों के रूप में नजर आती है, ईच ऑफ विच में बी एक्सपेंडेड इनटू एन एसे, और उन्हीं लाइनों को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। मैनी ऑफ हिज स्टेटमेंट साउंड लाइक प्रॉवर्ब, और उनकी जो बहुत सारी स्टेटमेंट है एक प्रॉवर्ब मुहावरे के रूप में नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि बदला जो लेना है वो एक प्रकार का क्या होता है, जंगली न्याय कहलाता है। He that had wife and children hath
गिवन हॉस्टेज टू फॉर्च्यून। वो कहते हैं कि जिसके पास पत्नी एवं बच्ची है, वह स्वयं को ही क्या कहता है, बंधक मानता है, स्वयं को भाग्य को बंधक माने, उसका भाग्य ही जो है वो अपने आप एक प्रकार से बंधन हो जाता है। यानी जिसके पास ये बच्चे हैं वो पूरी तरीके से उनके साथ बंध जाता है। यूथ इज लाइक द फर्स्ट कॉगिटेशन नॉट एज वाइफ एज द सेकेंड। वो कहते हैं कि युवावस्था जो होती है वो प्रथम कॉगिटेशन मतलब चिंता के समान होती है, नॉट एज वाइज एज द सेकेंड, ना, और जबकि द्वितीय जो चिंतन के समान बुद्धि में पड़ता नहीं। यानी कहता है कि युद्ध युवावस्था जो है वो एक पहली चिंता के समान है, जबकि जो बुद्धिमान है वो एक सेकेंडरी चिंतन माना जाता है, उससे कहीं बड़े ये चिंता है। Bacon's philosophical works. Bacon's principal philosophical works are the advancement of learning in English and the Novum Organ in Latin. बेकन की जितने भी फिलोसफिकल जो कार्य हैं, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग को इंग्लिश में लिखा गया है एंड द नोबम ऑर्गेनिज्म को लैटिन भाषा में लिखा गया है। इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग द एसेस डिस्कसेस द वेरियस मेथड्स ऑफ एडवांसिंग नॉलेज व्हिच ही डिवाइड्स इनटू हिस्ट्री, पोएट्री एंड फिलोसफी। उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस यानी ज्ञान को, उच्च ज्ञान को प्राप्त करने की ऐसी विधि बताई है विच ही डिवाइड, और उन्होंने इन सबको इतिहास में, पोइट्री और फिलोसफी में डिवाइड कर दिया। ये कहते हैं कि हिस्ट्री और पोइट्री और फिलोसफी के माध्यम से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो एडवांसिंग नॉलेज उन्होंने उसकी मेथड को बताया है। इन नोबल ऑर्गेनिज्म ही एक्सपाउंड द इंड्यूक्टिव मेथड ऑफ एक्वायरिंग एक्यूरेट नॉलेज, किस तरीके से हम एक्यूरेट ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नोबल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनम में इन्होंने बताया है। Thus Bacon may be said to have laid the foundation of modern science. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेकन को एक आधुनिक विज्ञान का फाउंडेशन, एक आधार माना। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स ये जो रहे हैं बेकन के, जॉन लिली, सर फिलिप सिडने, बेकन, ये तीन महत्वपूर्ण राइटर रहे हैं, प्रोज राइटर रहे हैं। और इन्हीं से एलिजाबेथन प्रोज को जाना जाता है। और खास तौर से एफोरिस्टिक सेल की हमने बात की, उस वक्त यहाँ पर एफोरिस्टिक स्टाइल में चीजें लिखी जाती थी, प्रोज इतनी नहीं लिखी जाती थी, प्रोज पे इतना ज्यादा प्रोज ना तो इतनी पॉपुलर थी, लेकिन प्रोज लिखी जाती ज्यादा पोइट्री में, पोइटिक वे में लिखी जाती थी और परंपरागत तरीके से लिखी जाती थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना